अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। व्यूअर्स, सबसे पहले हम बात करते हैं मौसम के हवाले से। वेदर अपडेट करना बहुत ज़रूरी है और एक बहुत अहम इधर खबर भी है कि भारत का छोड़ा पानी पाकिस्तान में तबाही मचाने लगा। गुजरात, चन्योट और झंग शदीद खतरे में पंजाब के दरिया और नदी नाले बिफर गए। तर्जमान PTMA के मुताबिक 12 घंटों में पानी का बड़ा रेला दरियाए तोवी से दरियाए चनाब में दाखिल होगा। हेड सुलेमानी के मुकाम पर दरिया ने कहते ना कि दर्जे का सैलाब, दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद हो गई है। दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। पाकपतन में पानी ने तबाही मचा दी। 2 अफराद डूबकर जाँ बहक हो गए। नाला डेक में जफरवाल के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। गाँव सकोड़ के मकाम पर हिफाजती बंद टूट गए। दरियाए झेलम में भी पानी की सतह बंद होने लगी है। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का शहरियों का बर वक्त इनखला यकीनी बनाने का हुक्म। जानी नुकसान से बचाव के लिए तमाम तरमीम और वसाइल मुहैया करने की हिदायत कर दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा हालिया दिनों में शदीद बारिश और तबाहकुन सैलाब से गुजर रहा है। इस आफत ने जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़री ज़मीनों और रिहायशी मकानात को मलिया मेट कर दिया, वहीं मकामी आबादी को एक नए बहरान में भी धकेल दिया है। सैकड़ों मकानात, सड़कें, पुल और मवेशी बह जाने से लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अब कुदरती आफात के बाद एक और बड़ा खतरा सामने आया है, आबी बीमारियों और जहनी दबाव का। सैलाबी पानी के खड़े रहने से डायरिया, हैज़ा, मलेरिया, डेंगू और बहुत सी बीमारियां जो हैं वो तेज़ी से फैल रही हैं। इसके साथ साथ मुतासरीन जो है वो जहनी तनाव का भी शिकार हो गए हैं और बहुत से केसेस भी सामने आने लगे हैं जो सेहत आमा के बहरान को मज़ीद संगीन बना रहे हैं। मकामी और बैनुल अक़वामी इदारे आर्जी मेडिकल कैंप और क्लिनिक कायम कर रहे हैं ताकि वबाई अमराज के फैलाव को रोका जा सके। ताहम ज़मीनी हक़ाइक़ ये बता रहे हैं कि अगर बर वक्त इक़दाम ना किए गए तो आबी बीमारियों और नफसियाती मसाइल की वजह से अमवात की शरह बरे रास्त सैलाब की तबाहकारियों से भी ज़्यादा हो सकती है। इस वक्त जो है मसला बहुत संगीन है, सिचुएशन बहुत जो है अनसर्टन है और सूरत हाल पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर वबाई अमराज डॉक्टर जवाद असगर राना साहब, जिन्होंने आज हमें प्रोग्राम के वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन किया है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जवाद साहब, आपने देखा होगा कि जिस तरह फ्लड्स ने पाकिस्तान को अपनी लपेट में लिया हुआ है, तो बारिशों के बाद सबसे ज़्यादा कौन सी आबी बीमारी जो है फैलने का खदशा है? जी बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में इस अहम मौजू पे बात करने का। ये मानसून का मौसम, क्योंकि बारिशें ज्यादा होती हैं तो हमेशा चंद एक बीमारियां इस मौसम में ज्यादा आम हो जाती हैं। उनके अंदर एक तो पेट की बीमारियां हैं। आपके जैसा आपने बताया, डायरिया हो जाता है लोगों को और उनके पेट खराब हो जाते हैं और काफी सीरियस सिचुएशन भी बाज़ लोगों की हो जाती है। लेकिन उसके साथ मच्छर की अफजाइश में इजाफा होता है और उसकी वजह से आपको मलेरिया भी मिलता है और डेंगू भी मिलता है। ये है। लेकिन इसके साथ जब चौथी चीज सैलाब आ गया, तो सैलाब का मतलब ये है कि अगर पानी खड़ा है और काफी अरसे से खड़ा है और लोग उसमें से गुजर के जा रहे हैं, तो स्किन की या जिल्द की बीमारियों में भी इजाफा होता है। तो एक तो रूटीन बीमारियां हैं और दूसरा सैलाब के साथ जो सुपर इम्पोज होती हैं वो स्किन की बीमारियां हैं। और क्योंकि जहां पानी आ जाता है गंदा और खड़ा रहता है, तो वहां पीने का पानी जो है वो साफ और मजीद कम हो जाता है, क्योंकि पानी मिक्स हो जाते हैं जहां से भी पानी वो ले रहे थे। तो वो उनकी फिर पेट की बीमारियां भी बढ़ जाती हैं और स्किन की बीमारियां भी बढ़ जाती हैं। जी अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आबी बीमारियों के बाद जो है वो जहनी दबाव का जो है लोग शिकार हो रहे हैं, क्या इससे जो है अमवात जो है बराह रास्त सैलाब से ज्यादा हो सकती है? अल्लाह ना करे ऐसा हो। जी, जहनी दबाव की काफी सारी वजूहत होती हैं और कोई भी इस तरह के मसाइल जो हमारी रूटीन की माफ कीजिएगा, रूटीन की लाइफ है, उसके अंदर भी जो हमारा लाइफ स्टाइल है उसमें जहनी दबाव के बहुत मौके आते हैं। लेकिन कोई भी अगर इमरजेंसी हो, कोई कुदरती आफत आती है, तो आप पे दबाव का, जहनी दबाव का मजीद इजाफा हो जाता है। आप ऑलरेडी अपने मसाइल से लड़ रहे होते हैं, साथ एडेड चीजें आ जाती हैं। आप जहां पे सैलाब आ गया या बारिशें ज्यादा हो गई, तो हमारे जो डे लेबरर्स हैं जो रोजाना की उजरत पे काम करते हैं, उनकी दिहाड़ी खत्म हो जाती है, उनका आमदनी का सोर्स खत्म हो जाता है। तो इस वजह से ये जिसे कहते हैं बहुत सारे जरूरतों वाले प्रॉब्लम है। और जो मेंटल हेल्थ है वो निग्लेक्टेड जिसे हम कहते हैं, क्योंकि लोग उसके ऊपर बात नहीं करते, अपने मसाइल को शेयर नहीं करते, डिस्कस नहीं करते किसी के साथ।
और वो जहनी वसाइल में इजाफा होता जाता है। अच्छा सर, आपने बताया कि ज़ाहिर जब कंटामिनेटेड वाटर खड़ा होता है तो इसके साथ साथ जो है बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलती हैं, ख़ासतौर पर अगर हम पेट की बात करें तो आप क्या समझते हैं डेंगू मलेरिया के फैलाव को रोकने के लिए कौन कौन सी एहतियाती तदबीर या हिकमत अमली जो है वो एहतियात या बरतनी चाहिए? सबसे पहले हम पेट की बीमारियों की बात कर लेते हैं। पेट की बीमारियां पैदा 70% समझिए कि 80% बीमारियां गंदे पानी की पीने की वजह से पैदा होती हैं। तो आप जहां से भी पानी पी रहे हैं वो इंश्योर करें कि पानी आपका साफ हो। बाज जगहों पे लोग उबाल लेते हैं, वो हो अगर आपका म्यूनिसिपल कमेटी का पानी है तो वो साफ हो। और अगर आपको कोई भी शक है तो बाजार में क्लोरीन की गोलियां मिल जाती हैं और सस्ती होती हैं, और उनमें तरीका इस्तेमाल लिखा होता है कि ये 19 लीटर की बोतल में आपने 1 गोली डालनी है, 2 डालनी है, आपकी टंकी इतनी है ऊपर तो उसमें ये डालना है, तो वो डाल लें, लेकिन पानी साफ पिए। दूसरा, बाजार में जो कटे हुए फल मिलते हैं, जो नंगा चीजें मिलती हैं, वो चाट हो कुछ भी हो जो नंगी है जिस पर मक्खियां बैठ रही हैं, तो वो उसको खाने से इतराज करें। घर में घर की बनाई हुई चीजें खाएं। तो ये जो बाहर की चीजें हैं वो इस वजह से खराब है। पानी का तो अपना मसला है, लेकिन जो दूसरी नंगी रख के जो चीजें बेचते हैं उसमें प्रॉब्लम यह है कि मक्खी बैठती है, और मक्खी भी इस मौसम में बहुत होती है, और वो गंदगी पे बैठती है, वहां से गंदगी आपके खाने पे आके लगा के रख देती है। तो ये अगर आप एहतियात कर ले, पानी की तरफ कर लें, तो आप 70% बीमारी से बच जाएंगे। दूसरा बात है मलेरिया और डेंगू, और दोनों मच्छरों से पैदा होते हैं, लेकिन दोनों के मच्छर अलग हैं, उनकी आदतें अलग हैं, वो कैसे आपको काटते हैं, किस वक्त काटते हैं, वो अलग है। मलेरिया की हमारे पास अद्वियात मौजूद है और उसका इलाज हो जाता है। डेंगू के अंदर क्योंकि ये वायरल, इसके अंदर वायरस ट्रांसमिट होता है और उसका हमारे पास इलाज नहीं है, हम मैनेज करते हैं उस प्रॉब्लम को। दोनों के लिए जरूरी है कि घर के इर्द गिर्द आपके पानी ना खड़ा हो, और घर के अंदर आप स्प्रेज कीजिए, और जब शाम के वक्त या सुबह के वक्त बाहर निकले तो या तो पूरी आस्तीनें पहनकर निकले, लेकिन अगर गर्मी है आप नहीं कर सकते तो मॉस्किटो रिपेलेंट मिल जाते हैं आपको बाजार से, इनके मच्छरों को भगाने वाला तेल, वो जो आपके जिस्म के नंगे हिस्से हैं उन पर लगा लीजिए और तब बाहर निकलिए। अच्छा जवाद साहब, आप थोड़ा ये बताइएगा कि जो पासमानदा इलाके हैं जहाँ पानी खड़ा हुआ है, जहाँ रसाई आसान नहीं है, हॉस्पिटल जो है आपने देखा है तबाह हो चुके हैं, बह गए हैं, उन लोगों के लिए खास तौर पे आप कैसे उनको पैगाम देना चाहते हैं, वो कैसे एहतियात कर सकते हैं? क्योंकि सिचुएशन आपने देखी है, KPK की सिचुएशन जो है वो बहुत कहते हैं ना कि अनसर्टन नजर आ रही है हमें। बड़े मुश्किल है उनको कोई सजेशन देना, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज ऑलरेडी नहीं है। बस मैं अगर उन्हें कहूँ कि आप पानी उबाल कर पिए, तो उनके पास शायद जलाने के लिए लकड़ी नहीं है जिसके ऊपर वो पानी को गर्म कर सके। तो मेरा हुकूमत से और इमदादी जो भी अदारे काम कर रहे हैं उनसे होगा कि जो भी आप उनके लिए इमदादी पैकेज बना रहे हैं उसके अंदर आप क्लोरीन की गोलियां जरूर डालिए, ताकि पानी साफ करने वाली जिसे गोलियां आमतौर पे कहते हैं। अच्छा जवाद साहब, कोई आप ये बता सकते हैं कि हमें फौरी तौर पे कौन कौन सी मेडिसिन वहां दरकार होनी चाहिए जो कि मलेरिया का, कॉलरा का, पेट की बीमारियों का, स्किन रिलेटेड डिजीज का इलाज हो सकता है, ताकि मे बी हमारा पैगाम जो है वो इदारों तक पहुंच सके? जी, आपने वो सारी अद्वियात का या उन बीमारियों का बता दिया है जो होनी चाहिए। उसमें सब ORS होना चाहिए आपके पास, जो आम है, निम्कोल जिसे हम कहते हैं, क्योंकि पेट खराब होता है तो जो बाज़ हालतों में जानलेवा भी साबित हो सकता है, लेकिन आप उससे बच सकते हैं अगर आप जिस्म से निकले वाले पानी और नमकियात को पूरा करें। तो वो निम्कोल के पैकेट्स होते हैं, वो आम मिलते हैं। अगर वो नहीं है तो आप चीनी और नमक डाल के खुद घर में भी पानी को उबाल के वो बना सकते हैं। तो लेकिन निम्कोल नंबर 1 पे होना चाहिए। उसके साथ आपकी पेट की बीमारियों के लिए एंटीबायोटिक्स होती हैं, वो रख लें। और उसके साथ जो मच्छरों के रिपेलेंट जो तेल हैं मच्छर भगाने वाले, वो जरूर रखें। कॉइल्स होती हैं मच्छरों को भगाने वाली, क्योंकि देखिए आपके ये 2-3 बड़े टारगेट है, पेट की बीमारियां और दूसरा मच्छर। तो इन दोनों को आप कवर कर जाए तो, और उसके बाद तीसरी जो बड़ी, अगर जिन इलाकों में पानी खड़ा है, पहाड़ी इलाकों में हमारे पानी खड़ा नहीं होता, वो बह जाता है, लेकिन मैदानी इलाकों में जो अब सैलाब आ रहे हैं तो उसमें पानी खड़ा होता है। तो उसके लिए आपको स्किन के लिए कुछ क्रीमें वहां पे अपने पैकेट में डॉक्टर से मशवरा करके वो रखनी चाहिए।
एलर्जी की क्रीम्स रखनी चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा ये भी हम थोड़ी सी मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करें, जैसे हमने पहले भी बात की कि मेंटल हेल्थ कितना अफेक्ट हो रही है, क्योंकि जो डेली वर्कर्स थे, जो कि डेली वेजेस के ऊपर काम करते थे, वो अब इस चीज़ से महरूम है कि उनके पास कोई जगह नहीं काम करने की, कनेक्टिविटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो उसके हिसाब से आप क्या कहते हैं, कैसे उनकी नरिशमेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं? अगेन मेंटल हेल्थ पाकिस्तान में एक नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट है। इस पे बात नहीं होती, मरीज बात नहीं करना चाहते, और बड़े हमारे पास वाकयात होते हैं जब मरीज सीरियस डिप्रेशन में है और आपने आइडेंटिफाई भी कर लिया है और आप उसको दवाई देना चाहते हैं, वो दवाई लेने से इनकार करता है कि वो ये मानने को तैयार नहीं है कि उसको भी डिप्रेशन है। तो ये प्रॉब्लम जी बिल्कुल ऐसा ही है। आई थिंक थोड़ा सा हमारा कनेक्टिविटी इशू आया हमारे। जी 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 सर आप बात कर रहे थे। तो जी जी, मैंने कहा इसके लिए ट्रेन काउंसलर होते हैं, तो उनकी हेल्पलाइंस बाज़ अदारे ये प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने कहीं ये पढ़ा था अखबार वगैरह में कि वो इस तरह की हेल्पलाइंस जिसमें कोई भी शख्स कॉल कर सकता है बराह रास्त और वो काउंसलर के साथ बात कर सकता है। तो ऐसी चीजों को भी अगर आप अरेंज कर सकते हैं, वो नंबर जो फ्री कॉल नंबर होते हैं वो आप दें, तो इसमें भी फायदा होगा। बिल्कुल सर ऐसा ही है। थोड़ा सा अगर हम बच्चों के ऊपर नज़र डालते हैं तो बच्चों का एक स्वेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान में, और सबसे ज़्यादा जो वबा होते हैं क्योंकि उनके इम्यून कम होता है तो वो सबसे ज़्यादा वो कैच करते हैं। बच्चों के हवाले से आप क्या कहेंगे कि वो कैसे जो है वबा अमराज से बच सकते हैं? देखिए जी, बच्चे और बुजुर्ग दोनों ही खतरे में होते हैं ऐसी हालात के अंदर जी। और बच्चों के अंदर खासतौर पे जिस्म का साइज इतना कम होता है, उसमें पानी की तादाद कम होती है। तो हमने देखा है कि अगर सीवियर डायरिया लगे तो बाज़ बच्चों का इंतकाल हो जाता है, वो वफात पा जाते हैं। तो इस वजह से बच्चों के अंदर ये बड़ा क्रिटिकल होता है कि आप उनके जिस्म का पानी पूरा रखें। इसी वजह से निमकोल जो है हर घर में अवेलेबल होना चाहिए, 3-4 पैकेट। डॉक्टर अवेलेबल नहीं भी है तो बच्चे को आप निमकोल देना शुरू कर दें, जिससे वो सर्वाइव करेगा जब तक डॉक्टर की आपको मदद नहीं हासिल होती। इस तरह बुजुर्गों के लिए भी तो इनकी चीजें वही हैं, दवाइयां वही हैं, लेकिन एहतियात ज्यादा है क्योंकि इनका इम्यूनिटी कम होती है उम्र के साथ। इनमें इतनी जो बुजुर्ग होते हैं उनमें ताकत नहीं रही होती कि वो बर्दाश्त कर सके, लेकिन बच्चे ज्यादा खतरे में होते हैं कि वो उनके जिस्म छोटे होते हैं अभी। बिल्कुल सर ऐसा ही है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि वबाई अमराज पर काबू पाने के लिए आपको लगता है कि इंटरनेशनल कहते हैं ना कि हमें कम्युनिटी की ज़रूरत है, उनकी डॉक्टर्स की ज़रूरत है, या हमें तकनीकी जो है मावनत की उनकी ज़रूरत है कि पाकिस्तान इज़ वेल इक्विप्ड टू कर्व दिस ऑल इशू? नहीं, पाकिस्तान के पास वसाइल हैं अपने इस तरह के हालात को डील करने के। प्रॉब्लम ये है कि जो डिसीजन मेकर्स हैं और जो आजकल वजीर सेहत है, उन्होंने तो बार बार कहा है कि जी साफ पानी आप दें तो 70% बीमारियां खत्म हो जाएगी। तो साफ पानी का जो जहां पे नहीं है तो हुकूमत या अदारे ये इंश्योर करे कि वहां पे साफ पानी मिलेगा, तो हम 70% बीमारियों से बच जाएंगे। इवन सैलाबज़दा इलाके में खाना माना वो अलग इश्यूज है, लेकिन इनको जो बीमारियों से बचाना है उसमें मेजर फैक्टर साफ पानी का प्रोवाइड करना है। वो हम लोग उसमें नहीं करते, हम दूसरी चीजों की तरफ चले जाते हैं, दूसरी चीजों पे पैसे लगाते हैं। लेकिन जो बुनियादी फायदा है ये सबको पता होना चाहिए कि 70 से 80% बीमारियों से आप बच सकते हैं अगर आप साफ पीने का पानी दें। उसके साथ अगर आप बिल्कुल सफाई आप बिल्कुल सर सही कह रहे हैं। बिल्कुल आपकी जो बात है वो बिल्कुल आप थिंक व्यूअर्स तक पहुंच रही है। जो लोग जो शिकार हैं इन सब चीज़ों का, ऑटोमेटिकली उनको ये मैसेज जा रहा है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है माहिर वबाए अमराज डॉक्टर जवाद असगर राना, जिनका ये कहना था कंटेमिनेटेड वाटर जो है वो जगह जगह खड़ा हुआ है और उस पानी से जो है मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलने का खदशा भी है और फैल भी रही हैं। मगर हुकूमत को चाहिए कि साफ़ पानी उन जगहों पर मुहैया करे जो जगह जो जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर टूट चुका हुआ है, जहाँ कम्युनिकेशन इश्यूज हैं और जहाँ जो है लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं नकलो हरकत कर सके। तो साफ पानी जो है मेन जरिया इन तमाम वबा से बचने का। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान।
नियो पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। थोड़ी सी आज बात करते हैं ऐसी खबर पे जिसे कहते हैं ना कि दिल बाग बाग हो जाता है। ज़िंदगी में बाज़ औक़ात किस्मत ऐसे दरवाजे खोल देती है जिनका इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता। हम सब ने ये बात सुनी होगी कि बारिश रहमत है, मगर चीन के सूबे यूनान में एक खातून के लिए ये बारिश सिर्फ रहमत नहीं बल्कि करोड़ों की दौलत का जरिया बन गई। कहानी कुछ यूँ है कि ये खातून एक दिन अपनी मसरूफियात के बाद घर जा रही थी कि अचानक आसमान पर बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। कपड़ों को भीगने से बचाने के लिए वो करीब मौजूद एक दुकान में पनाह लेने पर मजबूर हो गई। ये दुकान आम दुकान नहीं थी बल्कि लॉटरी टिकट फरोख्त करने वाली एक शॉप थी। खातून ने वक्त गुजरने के लिए दुकानदार से कहा, चूंकि बारिश के बाइस मैं यहाँ फंसी हूँ तो क्यों ना कुछ देर लॉटरी खेल लूँ। तो यूँ उन्होंने चंद कहते ना कि स्क्रैच कार्ड्स खरीद लिए, उसके बाद दूसरा कार्ड और फिर सिर्फ छठे कार्ड पर किस्मत ने ऐसी करवट ली कि खातून के हाथ में एक ऐसा टिकट आ गया जिसने उनकी ज़िंदगी बदल के रख दी। जी हाँ, इस एक कार्ड ने इन्हें 10 लाख युआन यानी लगभग 4 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों का मालिक बना दिया। खातून के बकौल जीतने के बाद उनके हाथ पांव सुन हो गए, जैसे जिस्म में जान ही बाकी नहीं रही। उन्होंने कहा कि कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि बारिश का पानी जो है उनकी तकदीर बदल देगा। दिलचस्प बात यह है कि खातून माजी में कभी कभार ही लॉटरी टिकट खरीदती थी, लेकिन इस रोज़ जो है बारिश की वजह से जो फैसला किया उनकी ज़िंदगी कहते ना कि सबसे बड़ी जीत बन गई। इनाम जीतने के बाद उन्होंने दुकान के मालिक को ना सिर्फ पैसों से भरा एक लिफाफा दिया बल्कि शुक्रगुजारी के तौर पर एक खूबसूरत रेशमी बैनर भी पेश किया। लेकिन नाजरीन, यहाँ एक और पहलू ये भी है कि इस खातून ने यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल नहीं की, अपनी शिनाख्त भी छुपाई और दरख्वास्त की कि वो इनका नाम भी जाहिर ना करें। उनका कहना था कि वो अपनी कामयाबी को चर्चा नहीं बनाना चाहती बल्कि इसको एंजॉय करना चाहती है और सादगी से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती है। ये वाकया हमें सबक देता है कि किस्मत कभी कभार जो है हम सब पर कहते ना कि दिल गर्विदा हो सकती है और हम सब जो हैं आम फैसले के ज़रिए एक गैर मामूली तोहफा देती है। तो किस्मत की बारिश कभी भी हो सकती है। तो आप भी इस बारिश का आप इंतज़ार करो और हम भी इंतज़ार करें। छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं नियो पाकिस्तान। पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। थोड़ी सी बात करते हैं साइबर एक्टिविटी के हवाले से। पाकिस्तान के मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई की गिरफ्तारी ने एक बड़ी बहस को जन्म दिया है। उन पर इल्ज़ाम है कि वो ऑनलाइन गैम्बलिंग एप्स की तशहीर और प्रमोशन में शामिल थे और उसके एवज भारी रकम जो है वसूल करते थे। और तफ्तीशी इदारों के मुताबिक उनके मोबाइल फ़ोन से मशकूक डेटा और रवाबत भी जो है वो डिफरेंट जो है वो जाहिर की जा रही है, जिनकी रोशनी में मज़ीद इंकशाफात सामने आ सकते हैं। उन्हें अदालत में पेश किया गया और जिस्मानी रिमांड पर तफ्तीश का अमल जारी है। अब असल सवाल यह है कि डकी भाई ने इस काम से कितनी दौलत कमाई, उनका मुस्तकबिल क्या होगा और उन्हें जमानत मिल पाएगी या लंबी सजा का सामना करना पड़ेगा, और इस केस में साइबर क्राइम और दीगर कवानीन किस तरह जो है लागू हो सकते हैं। तो हमारे साथ इस पूरे मामले को डिस्कस करने के लिए मौजूद है लीगल एक्सपर्ट बासिम नसर साहब, जिनको मैं वीडियो लिंक पे वेलकम कर रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। वालेकुम सलाम। बासिम, सच डिफरेंट सिचुएशन कि अब जो है हम ऑनलाइन एप्स पे जो है वो गैम्बलिंग भी हमने स्टार्ट कर दी है। आप क्या कहेंगे, ये क्या हो रहा है? देखिए, सबसे पहले मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है तो जो क्राइम है उसका क्राइम तो वहीं पर है, उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ रही है और उसका मोड और मीडियम भी बढ़ता जा रहा है। जब हम एक्चुअली गैम्बलिंग की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास लॉज नहीं है। वी हैव ऑलरेडी गॉट अ लॉ व्हिच इज प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट 1977। However, क्योंकि अब उसका मोड और मीडियम बदल चुका है एंड वो एक साइबर स्पेस में आ चुका है। अब जैसे ही वो साइबर स्पेस में एंटर होता है तो वी हैव बीन वेरी क्रिटिक एज अ नेशन अबाउट पीका एक्ट, लेकिन पीका एक्ट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें जो स्पेसिफिक आने वाले वक्तों की चीजें जो साइबर स्पेस में काम करेंगी उनको ऑलरेडी केटर करने के लिए इट इज देयर। आपने स्पेसिफिक जिस केस की बात की, ऑफ कोर्स द मैटर इज सब जुडिस, वो कोर्ट में है तो हम उसके ऊपर तो कमेंट एज सच नहीं करेंगे, लेकिन प्रोपोजिशन उस चीज की कि जो इलीगल चीजें सोशल मीडिया के ऊपर हो रही है, हाउ पीका एक्ट अट्रैक्ट्स टू इट। इफ यू अलाउ मी फॉर अ मिनट, मैं आपके लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दूं ताकि इट विल गेट इजियर टू अंडरस्टैंड। देखिए, पीका एक्ट देव गॉट अ लॉट ऑफ कोर्स सेक्शंस इन देम, बट अगर आप सेक्शन 13 और 14 को पढ़ेंगी तो इट टॉक्स अबाउट इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी एंड इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड। अगर इसका मजमूई तौर पे हम इसको देखें, ये बेसिकली ये कहता है कि कोई इलीगल क्लेम
करना किसी की तरफ से साइबर स्पेस के ऊपर, या फिर इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड ये कि किसी को इंड्यूस करना इनटू डूइंग एनीथिंग जो कि डैमेजिंग हो। नॉट जस्ट दैट, अगर आप इसके साथ सेक्शन 25 देखें विच इज स्पैमिंग, वो ये कहता है कि इंटेंशनली ट्रांसमिटिंग हार्मफुल, फ्रॉडुलेंट, मिसलीडिंग, इलीगल एंड अनसॉलिसिटेड इंफॉर्मेशन। अब आप इन तीनों चीजों को अगर कंबाइन करें तो सबसे पहली जो आपके पास इंग्रेडिएंट आती है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज नॉट कि आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, इट इज कि क्या वो एडवर्टाइजमेंट इन तीनों सेक्शंस के अंडर उतरती है। इफ द आंसर इज कि कोई गैम्बलिंग एप्स को सपोर्ट किया गया या फिर उनको प्रमोट किया गया, तो ऑफ कोर्स इट इज द कोर्ट टू डिसाइड। बट पीका एक्ट की अगर हम इन 13, 14 और 25 की बात करें तो ये स्पेसिफिक सेक्शंस हमें बताते हैं कि वी कैन नॉट डू दैट। Okay, Basim, you are absolutely right. We got your point, but the point is कि ऑनलाइन गैम्बलिंग ऐप से उसकी सपोर्ट से हासिल की गई जो आमदनी होती है, जो इनकम होती है, वो कानून उसको किस हैसियत से देखता है? ऑफ कोर्स देखें, अगर अगेन इट इज अबाउट द ट्रायल, अगर ट्रायल में वो सारी चीजें प्रूव होती हैं कि वो जो पैसा था दैट हैज बीन गेन्ड फ्रॉम इलिसिट मींस, तो वो एक इलिसिट पैसा है एंड ऑफ कोर्स उसकी आपको पेनलाइज भी किया जा सकता है, उसकी पेनल्टी भी है एंड उसके बाद कन्विक्शन भी है। द पॉइंट इज अगेन ये एक सेकेंडरी फेज है। द फर्स्ट फेज जो मेरा पॉइंट है उसके अंदर दैट इज ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस ये है कि एज अ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आपके बहुत सारे जो लोग हैं वो कल को अपना क्लेम ला सकते हैं कि जी हमने अपनी ड्यू डिलिजेंस नहीं की, लेकिन इग्नोरेंस ऑफ द लॉ क्या एक आपका जवाब है? द आंसर इज नो। व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि आपका बहुत बड़े नेशनल लेवल के ऊपर जिस बंदे के ऊपर भी बात आती है वो कहते हैं जी मैंने पीएसएल में देखा था, मैंने फलानी जगह देखा था। हर केस को हमें मिक्सअप नहीं करना। अगर पीएसएल में कुछ हुआ है और उसके ऊपर इंक्वायरी होती है दैट इज अनदर थिंग, बट उसकी आड़ में आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि मैंने पीएसएल पे देखा था। द मोमेंट यू आर एग्रीइंग विद समबडी, यू आर डूइंग अ कॉन्ट्रैक्ट, यू नीड टू सी कि दैट कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट उसका जो रिजल्ट है दैट इज रिजल्टिंग इनटू समथिंग इलीगल और लीगल। तो पहली चीज। दूसरी चीज जहां तक आपने बात की कि इससे जो गेन पैसा, यस द अथॉरिटीज डू हैव पावर। अगेन मैं उसके प्रोसीजर में जाऊंगा, वो एक लीगल जार्गन, इट वुड बी कंफ्यूजिंग फॉर द पीपल टू अंडरस्टैंड, बट यस देयर इज अ प्रोसीजर के इसके अंदर वो जितने भी इलिसिट मींस के जो पैसे हैं दैट कैन बी सेग्रीगेटेड फ्रॉम द पर्सन जिसने वो कमाया। अच्छा, इसको हम मनी लॉन्ड्रिंग के जिम्मे में डाल सकते हैं? दिस इलिसिट मनी कैन बी अ मनी लॉन्ड्रिंग। ओके, सो आई विल टेल यू वन थिंग। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो एएमएल के पाकिस्तान के अंदर लॉज हैं, एंड आई विल कनेक्टेड विद, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान का हम हर वक्त न्यूज पे सुनते हैं कि एफएटीएफ के अंदर हम कभी ग्रे लिस्ट में जा रहे हैं, कभी बाहर आ रहे हैं। दैट इज पर्टिकुलरली पर्टेनिंग टू मनी लॉन्ड्रिंग। अब इसके अंदर हमें देखना क्या है? इसके अंदर हमें दो एलिमेंट्स को देखना है। सबसे पहले कि क्या उन एप्स के ऊपर जो लोग आए उन लोगों ने जो काम किया वो गैम्बलिंग से रिलेटेड था तो इट इज इलीगल, दैट इज वन थिंग। क्या उन लोगों ने जो पैसा उन ऐप के अंदर लगाया, क्या उन पैसों के पीछे कोई ट्रेल था? अगर तो उन पैसों के पीछे फॉर एग्जांपल कोई ट्रेल नहीं था और वो मनी लॉन्ड्रिंग के तमाम इंग्रेडिएंट्स के ऊपर उतरते और वो पैसा पाकिस्तान से बाहर गया, देन यस ये दूसरी चीज भी उसके ऊपर अट्रैक्ट करती है। एंड पर्टेनिंग टू दैट हमारे जो एएमएल के लॉज हैं, जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लॉज हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उस हद तक नहीं है। इवन अब आपका जो बैंकिंग सिस्टम है, आपका जो फाइनेंशियल सिस्टम है, उन सब ने इंटेग्रेट होना है विद दोज काइंड ऑफ लॉज। और अब जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं उनके अपने एएमएल सेक्टर्स हैं, तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए यस अगर वो सारे आउट ऑफ द प्रोसेस वो चीज हुई है सो यस वो चीज अट्रैक्ट हो सकती है। बट टिल नाउ अभी जो चीज हमारे सामने है दैट इज पर्टेनिंग टू बेटिंग वाला जो ऑफेंस है। अच्छा, ऑनलाइन ऑफेंस के ऊपर जो है आप क्या समझते हैं, कौन कौन से जो कानून हैं या जो गैम्बलिंग के हवाले से हैं जो प्रमोशंस कर रहे हैं, कौन कौन सी दिफा जो है वो लागू होती हैं? ऑलराइट, सो देखिए सबसे पहले अगेन आई विल गो बैक टू माय आर्गुमेंट। जब तक हम सिर्फ गैम्बलिंग के ऊपर है तो उसके अंदर वी नीड टू सी कि हमारा जो गैम्बलिंग एक्ट है 1977 का दैट अप्लाइज। हाउएवर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जैसे ही उसका स्पेस चेंज होता है, क्या वो फिजिकली से ऑनलाइन चली जाती है, तो ऑफ कोर्स व्हेन इट इज ऑनलाइन तो हमारा जो पीका एक्ट है दैट अट्रैक्ट्स। एंड स्पेसिफिकली आपने जिस केस की बात की मैं उसकी एफआईआर को भी देख सकते हैं, बट नॉट गोइंग इनटू दैट अगेन, दैट इज सब जुडिस। मैंने आपको बताया सेक्शन 13, 14 and section 25 again and also 26 caters with it। ना सिर्फ ये, उसके अंदर आपकी सजाएं और उसके ऊपर आपका फाइन दिया गया। इसके अलावा मैं एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो बताना चाहूंगा, दैट इज ऑल्सो पर्टेनिंग टू पीका एक्ट। देखिए जो लोग इसके अंदर मुलविस हैं वो गलत करें सही करें, दैट इज द कोर्ट टू डिसाइड। बट इन केस अगर वो गलत करें उसके बावजूद द स्टेट हैज कंप्लीट पावर्स अंडर सेक्शन 37 ऑफ द पीका एक्ट कि वो पीटीआई के साथ मिलकर पीटीआई को करके उस सारे मवाद को ब्लॉक भी कर सकती है, ब्लॉक बेसिकली ब्लॉक
ब्लॉक कर सकती है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइएगा कि साइबर क्राइम विंग का जो है वो क्या किरदार होगा अगर इस नौयत के जो केसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं? बिकॉज आपने देखा है कि एकदम से जो सोशल मीडिया में जो चीज़ें एक्टिव हो रही हैं, आई नो इट्स अ सब जुडिशियस मैटर, बट स्टिल जो है उसको कैसे हम रोक सकते हैं? It is for the people to decide and for the courts to decide in a लीगल वे। लेकिन हमें देखना ये है कि मैम देखिए, पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया में आपकी जो कैपेसिटी है ना, उसके साथ साथ आपने इंप्रूवमेंट्स लानी होती है। तो आपने जिस तरह बात की साइबर क्राइम एक जो इदारा था, अब स्पेसिफिकली उसको वो तब्दील हो चुका है आफ्टर द अमेंडमेंट्स। नाउ दैट इज कॉल्ड NCCIA, जो कि आपने देखा होगा उनके कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स भी टीवी के ऊपर आके रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द गुड पार्ट इज यस, एज अ लॉयर हमारा भी जब कभी कोई उनकी तरफ से कुछ केसेस में आमना सामना होता है, तो वन थिंग इज गुड कि दे कम प्रिपेयर्ड और चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, जो आईओज हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उसके अंदर, वो पढ़े लिखे हैं, चीजों को टेक्निकलिटीज का उनको बेहतर पता है, दे हैव बेटर टेक्नोलॉजी। हैविंग सेड दैट, सिर्फ ये चीजें हमारे लिए जरूरी नहीं है। हमें उसके साथ साथ, आई डोंट नो कि आप आगे उसके ऊपर आती हैं, मैं अभी उसको टच अपॉन कर सकता हूँ, जो टेक्निकल इश्यूज हैं रिलेटेड टू साइबर क्राइम्स एंड सेग्रीगेशन बिटवीन जो लीगल आपके बिजनेसेस हैं एंड इलीगल, इसके ऊपर उनकी ट्रेनिंग की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। दैट इज माई पॉइंट। इट इज इंप्रूविंग बट देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस। अच्छा, हाउ अबाउट अगर आप थोड़ा सा इस पे बात करें कि ऐसे केसेस में जो है वो बेल आसानी से हो जाती है, या वाकई अदालत आमतौर पर किन शराइत पर जो है वो बेल करती है? Okay, so देखिए, for that matter again कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, the matter is in the court, but usually देखिए जो गैम्बलिंग के भी यूजुअल इश्यूज हैं, लोग जुआ खेलते हुए पकड़े गए और इस तरह, आफ्टर सर्टेन टाइम ऑफ कोर्स जो है कहीं देयर आर सर्टेन केसेस जिसके अंदर बेल हो जाती है। द पर्टिकुलर केस यू आर टॉकिंग अबाउट, अगर हम उसकी सिर्फ प्रोपोजिशन को देखें तो देखिए बेल के अंदर आपकी दो चार चीजें होती हैं, आपकी रिकवरीज होती हैं, आपको ये डर होता है कि बंदा बाहर आके नुकसान ना पहुंचा दे एविडेंस को। सो इन सारी चीजों को मद्देनजर देखते हुए अगर कोर्ट को लगता है कि इनमें से एक भी चीज मिसिंग है या फिर एक भी चीज हो सकती है जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ द बेल है, तो ऑफ कोर्स देखा जा सकता है कि इन माय ओपिनियन अगर सब कुछ रिकवर हो चुका है तो फिर तो आई थिंक जुडिशियल हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉ, और अगली डेट तक हाउएवर हो भी जाए। बट क्योंकि उसकी पर्टिकुलर फाइल, पर्टिकुलर केस, जो डॉक्यूमेंट्स है वो मेरे सामने नहीं है, सो दैट इज द मैटर टू सी। लेकिन बेसिकली इसी चीज पे प्रोसिक्यूशन रिलाई कमेंट ऑन दैट। बट अच्छा बासिम, देयर इज वन अनदर क्वेश्चन ऑफ माइन, दैट इज कि हम कैसे इस चीज का दिफा कर सकते हैं कि वो गैम्बलिंग की प्रमोशन कर रहे थे, कि गैम्बलिंग से जो है वो जो मनी है या यू नो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे या पैसा ले रहे थे, इन चीजों के बारे में कैसे जो है वो डिफाइन कर सकते हैं? ओके, सो देखें, सबसे पहले उसको अगेन उनको ऑफ कोर्स दैट इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और जो इंक्वायरी स्टेज ऑफ कोर्स वो तो पहले होती है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, मैंने आपसे सबसे पहले कहा कि NCCIA हैव दैट कैपेसिटी कि वो उसको टेक्निकलिटी, उनके पास जो आलात है, उनके पास जो टेक्नोलॉजी मौजूद है, उसके अंदर ये सब कुछ पता लगाना इज, आई मीन इट्स अ पीस ऑफ केक, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, बट अगेन इस चीज को अगर वो कंक्लूड करते हैं कि दोनों में से क्या काम हो रहा है। वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, आई नो आप कह रहे होंगे कि बार-बार टाइम इज वेरी शॉर्ट, बट आई वांट टू आस्क द मैक्सिमम क्वेश्चन आई कैन। मुझे बताइएगा कि पीका एक्ट जो है जिसके तहत ये गिरफ्तारी हुई है, पीका एक्ट किस किस चीज पे लागू हो सकता है? ओके, सो देखें, pertaining to आप उसके अंदर हेट स्पीच ले लें, आप उसके अंदर यू कैन टॉक अबाउट हेट स्पीच के साथ साथ फेक न्यूज पर्टिकुलरली, जो कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा इशू बन चुका है, जस्ट टू रेज व्यूज एंड एवरीथिंग यू गो इनटू फेक न्यूज। यहां तक के सिर्फ हम यहाँ पे नहीं रुक सकते, कोई भी ऐसा मवाद जो मोरालिटी के अगेंस्ट जा रहा है, दैट ऑल्सो कम्स अंडर इट, नंबर 1 एंड नंबर 2। मैंने जब 13 और 14 की बात की सेक्शंस की, सो जहां पर इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड एंड फोर्जरी आ रहा है, तो आई थिंक इट इज अ वेरी वास्ट टर्म कि इसके अल्टीमेटली आप फिर जिधर तक सोच सकती हैं कि इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड क्या हो सकता है, दैट कम्स अंडर इट। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे लीगल एक्सपर्ट बासिम नसर साहब, जो कि डकी भाई के केस के ऊपर कमेंट कर रहे थे। ऑल्दो इट्स अ सब जुडिशियस मैटर, जो मैटर है अभी कोर्ट में है, मगर ये भी कहा जा रहा है कि पीका एक्ट उन सब पे लगेगा जो कि हेट स्पीच फैला रहे हैं, फेक न्यूज़ मिला रहे हैं, या मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। तो आप लोग इस चीज़ों से खबरदार रहें और सोशल मीडिया पर देखभाल के मवाद जो है वो फेंकें। छोटी सी ब्रेक पर जाने, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान।
नियो पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से हम वेलकम करते हैं। थोड़ी सी बात करते हैं सियासत के हवाले से, सियासी सूरत हाल का क्या कहते हैं कि बेसिक डेवलपमेंट है। तहरीक इंसाफ के मरकजी जनरल सेक्रेटरी और नामवर कानूनदान सलमान अकरम राजा ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी ज़िंदगी खुली किताब है और वो किसी असूली मौक़िफ़ या फ़िक्री दयानत पर समझौता नहीं कर सकते। राजा साहब के मुताबिक उन्होंने कुछ रोज़ कबल इमरान खान को ये तजवीज़ दी थी कि पार्टी में जारी कानूनी मसाइल पर तवज्जो देने के लिए उन्हें जनरल सेक्रेटरी के मनसब से हटा दिया जाए, मगर ये दरख्वास्त मंजूर नहीं की गई। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया है कि वो बतौर वकील अपनी खिदमात बिला मुआवजा जो है वो जारी रखेंगे। दूसरी जानिब फैसलाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के केस का फैसला सुनाते हुए तहरीक इंसाफ के मुतादिद रहनुमाओं और कारकुनों को सख्त सजा सुनाई है। अदालत ने साबिक वफाकी वजीर उमर अयूब, शिबली फराज और जरताज गुल समेत तकरीबन जो है 59 मुलजमान को 10-10 साल की कैद सुना दी है, जबकि फवाद चौधरी और कहते हैं कि जैन कुरैशी समेत 34 अफराद को बरी कर दिया है। फैसला न सिर्फ PTI की सियासी मुश्किलात में मजीद इजाफा करता है बल्कि पार्टी के मुस्तकबिल के हवाले से भी कई सवालात को जन्म देता है, क्योंकि एक तरफ तो पार्टी के मरकजी ओहदेदार का इस्तीफा और दूसरी तरफ जो है दर्जनों रहनुमाओं को कैद की सजा सुना दी गई है। तहरीक इंसाफ इस वक्त एक बार फिर जो है बड़े सियासी और कानूनी बहरान के दबाव में खड़ी नजर आती है। इस सारी सिचुएशन में हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्जियाकार नासिर बेग शुक्ताई साहब, जिनको मैं वीडियो लिंक पे वेलकम कर रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसी सिचुएशन है? कहते ना कि सियासत तो गर्मा गर्म है, मगर हाउस कराची इज ओके, फाइन। कराची इज वर्किंग, कराची इज ऑन फुट नाउ अगेन। कुछ गलियां हैं, कुछ सड़कें हैं जहाँ पानी बाकी नहीं भी। चले बिल्कुल सर, ऐसा ही है। लेकिन आप ये बताएं मुझे कि सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि सलमान अकरम राजा जैसे मोतबर कानूनदान का इस्तीफा तहरीक इंसाफ की सियासी और कानूनी हिकमत अमली पर कितना बड़ा या कितना बुरा असर डाल सकता है? मेरा ख्याल ये कि तहरीक इंसाफ एक ऐसे स्टेज पर है जहाँ इस्तीफे वगैरह कोई मैटर नहीं करते। कोई आए कोई चला जाए, उस पर इंतशार रहेगा, उस पर अफरा तफरी रहेगी। अब देखें, तहरीक इंसाफ पे जो कुछ भी हो रहा है वो मुख्तलिफ ग्रुपों की वजह से हो रहा है। एक सियासी कमेटी है, उस पर ग्रुपिंग है। एक पार्लिमानी कमेटी है, उस पर ग्रुपिंग है। कोई कहता है ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लो, कोई कहता है मत लो। फिर इमरान खान साहब कहते हैं चलो ले लो, कोई मसला नहीं है। ये मसाइल हैं जिनकी वजह से सलमान अकरम राजा ने तीसरी बार इस्तीफा दिया है। ये पहली बार नहीं है, ये तीसरी बार इस्तीफा है। और इस बार उन्होंने कहा कि मैं 2 टोक अंदाज में बात करूंगा, लेकिन मुझे यकीन है ना कि ये इस बार भी 1 टोक ही होगा। वो जाके मिलेंगे खान साहब से और खान साहब उनकी पीठ थपथपाएंगे, तो कहें कंटिन्यू वर्क, पार्टी की खातिर काम करते रहो, और वो उसी तरीक़ा पे काम करते रहेंगे। उन्होंने पहले भी कहा है कि मैं इस्तीफे के बावजूद मुफ्त में मुकदमे लड़ता रहूँगा। तो ये ओवरऑल एक सिचुएशन है एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की जिसकी अवाम में बहुत स्टैंडिंग है, जिसकी अवाम में बड़े रूट्स हैं। जो खामोश सही आपको नज़र नहीं आते वो, लेकिन रूट्स तो हैं। और इसके साथ इस तरह इसकी तंजीम होना बहुत अफसोसनाक है। अलीमा खान का ताल्लुक पार्टी से कुछ भी नहीं है। इमरान खान साहब कई बार कह चुके हैं कि आप पॉलिटिकल पार्टी बैन मत दिया करें। आप अपनी बैन से उन्होंने कहा है, लेकिन वो पॉलिटिकल बयान ही नहीं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। सियासी कमेटी के इजलास में जाके किसी को बेशरम कहती हैं, किसी को बेगैरत कहती हैं वगैरह, जो स्टाइल है उनका। तो उस वजह से इख्तलाफात हैं। एक उमर अयूब साहब हैं जो सब पेशावर में बैठे हुए हैं। ये लोग, कोई पेशावर से बाहर नहीं आ रहा, क्योंकि पेशावर की हाई कोर्ट ने इनका बेल बिफोर अरेस्ट ली हुई है। ठीक है, ठीक है। मुझे ये बताइएगा कि ये जो इस्तीफा है इमरान खान की क़यादत पर अदम एतमाद की एक सूरत है या सिर्फ उनका जो है वो सेल्फ एक मौक़िफ़ है? नहीं, अदम एतमाद इमरान खान साहब पे नहीं है, कोई करता भी नहीं है। असल में एक दूसरे पर अदम एतमाद है। एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते। अब बहुत चर्चे होते हैं बहादुरियों के इनकी, लेकिन कोई बहादुर इतना नहीं है जो जितना ये वकील जो हैं ये मुकदमा लड़ते हैं, कोर्टों में जाते हैं, डांटे खाते हैं, पिटिशंस कैंसिल होती हैं इनकी। बहुत से फ्री में काम करते हैं, बहुत से बहुत पैसे लेते हैं।
ये है। तो अदम एतमाद खान साहब पे तो नहीं हो सकता। अदम एतमाद सियासी कमेटी भी हो सकता है, और सियासी कमेटी में जो बितला के मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने की जो प्रपोजल था वो 9-13 से मंजूर हुआ है। 13 लोगों ने वोट दिए हक में और 9 ने खिलाफ। तो ये खैर डिवीजन पार्टी में होता है, लेकिन इनका डिवीजन बहुत लाउड है, बहुत शाउट कर रहा है, लोगों को नजर आ रहा है, लोगों को सुनाई दे रहा है। तो ये एक बड़ी अफसोस की बात है। अच्छा एनबीसी, मुझे ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं 9 मई के जो केसेस हुए हैं उसका फैसले के बाद तहरीक इंसाफ की सियासी सफबंदी में क्या तब्दीली आ सकती है, और इसका जो टोटल ढांचा है, तंजीमी ढांचा, क्या ये मफलूज हो जाएगा? देखिए मफलूज तो है। मैं तो आज भी इस बात पे कायम हूँ कि पहली जो तब्दीलियां आई जब प्राइम मिनिस्टर थे खान साहब, उन तब्दीलियों ने पार्टी को बहुत चेंज किया। मतलब पहली काबीना में असद उमर और दीगर अफराद को जब निकाला गया पार्टी वजारत से, उनको उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, उनको निकाला गया। तो जहाँ वहाँ से तलखी शुरू होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर 9 मई होता है, फिर 26 नवंबर होता है। पार्टी में एक अजीब सा खलफिशार आ गया। अली अमीन गंडापुर एक मोटिवेटर हैं, बहुत बड़े ताकतवर मोटिवेटर हैं, लेकिन उन पर इख्तलाफात हैं, उन पर शुबहात हैं, उन पर ये कहा जाता है कि वो दोनों तरफ खेलते हैं। लेकिन इस वक्त अगर पार्टी में आप देखें तो सिर्फ अली अमीन गंडापुर ही हैं जो बात कर सकते हैं। लेकिन मजबूरी ये है कि अब वो फंस गए सैलाब में, और ऐसा खतरनाक सैलाब है केपी के अंदर, जिसका जिक्र भी हमारे यहाँ नहीं होता है। हमारे यहाँ लाहौर कराची का बहुत जिक्र होता है, वहाँ का जिक्र नहीं हो रहा कि तबाहकुन सैलाब है वो। तो वो उसमें फंस गए हैं। बाकी रह गए अली गौहर, तो अली बैरिस्टर गौहर, उनका भी झगड़ा हो गया है बिल्कुल एक दूसरे के साथ। तो मुझे ये बैठते किस तरह होंगे, बात किस तरह करते होंगे, इश्यूज पे बात कैसे करते होंगे, रियली आई कैन नॉट विजुलाइज इट। तो मसला ये है कि इमरान खान साहब पार्टी लीडर हैं, और इस पार्टी की बदकिस्मती ये है कि वो इमरान खान साहब को बाहर लेकर नहीं आ सकी किसी भी तरह भी, कानूनी तौर पर भी और अवामी तौर पर भी। इनकी हर तारीख नाकाम रही, इनका हर हरबा नाकाम रहा। खुद इमरान खान साहब को बहुत मायूसी हुई। बल्कि मैं जवाब में यही कहूँगा, इमरान खान साहब को अदम एतमाद पार्टी के ऊपर ये कुछ नहीं कर सकते बात के। अच्छा मुझे बताइएगा कि अदालत के फैसले के बाद पीटीआई के कारकुनों में रद्द अमल की जो नौयत है वो किस हद तक शदीद हो सकती है? बिकॉज हमने तो अभी तक बिल्कुल कहीं ना कहीं कुछ नहीं सुना, सब कुछ इधर सबने चुप धारी हुई है। देखिए जिनको सजाएं हुई हैं और जो बरी हुए हैं, ये 2 क्लासें हैं। जब फवाद चौधरी साहब, जैन खुर्शी साहब, मखदूम शाह महमूद साहब हर जगह बरी हो रहे हैं, लेकिन एक ग्रुप ये भी है। और बाकी जो हैं असद कैसर हैं, उमर अयूब हैं, शिबली फराज साहब हैं, शिबली फराज साहब हैं, और शाहजेब हैं, शोजेब हैं, जरताज गुल हैं। ये 10 साल के लिए इनको साएं हो रही हैं। ये पॉलिटिकल लोग हैं, ये वो पॉलिटिकल लोग हैं जो पार्टी को चलाया करते थे, आगे ले जाया करते थे। इनमें आपस में भी झगड़े, आपस में भी इख्तलाफात है। मखदूम शाह महमूद साहब, अब मैं नहीं कह सकता कि कितना अच्छा खेले वो, लेकिन बहुत अच्छा खेले, बड़े अच्छे गोल किए उन्होंने, और अभी तक बरी हो रहे हैं। उनका बेटा भी शायद बरी हो गया मेरे ख्याल है, जैन कुरैशी, वो भी बरी हो गए फैसलाबाद से। तो बिल्कुल सर बरी हो गए। जो अब देखना ये होगा कि अगर ये रिहा होते हैं बाकी मुकदमात के बाद भी, अगर रिहा होते हैं तो पार्टी में इनका मुकाम क्या होगा? क्योंकि परवेज इलाही चौधरी पार्टी की प्रेसिडेंट है, वो रिहा हो चुके हैं, पार्टी उनको पूछती भी नहीं है, पार्टी उन्हें बुलाती भी नहीं है, ना मशवरा करती है उनसे। तो एक ये भी है, मुमकिन है यही हशर हो मखदूम शाह महमूद का। लेकिन मखदूम शाह महमूद बहुत ताकतवर और पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले बनते हैं। परवेज इलाही भी थे, लेकिन उनकी बैक पर चौधरी शुजात थे। जब तक चौधरी शुजात को चलाते रहे, वो चलते रहे, अब बेचारे वो बीमार भी हो गए। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग, बल्कि अफसोसनाक सूरत हाल है, इंट्रिगिंग भी है कि पीटीआई में क्या हो रहा है और आने वाले वक्त पे क्या धड़ेबंदी होगी। अच्छा
ये सारी जो कुछ हो रहा है, सिचुएशन हो रही है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, शदीद कानूनी जो है महाजराई इसको हम कह सकते हैं, तो आपको लगता है कि इमरान खान के लिए मज़ीद जो है मुश्किलात बढ़ जाएंगी? बढ़ चुकी हैं। हाँ साहब के लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ चुकी हैं, और ख़ास तौर से 4-5 इंटरव्यूज़ के बाद, कुछ एक्स के बाद, और उसके बाद उन पर रद्द-ए-अमल के बाद उनकी मुश्किलात में इजाफा हुआ है। उनकी मुश्किलात में इजाफा होने की बड़ी वजह यह है कि उनकी सियासी पार्टी अपने आप को मुनज़्ज़म करके आगे नहीं आ सकी, अपना वर्थ, अपनी ताकत शो नहीं कर सकी। और मैं बताऊं आपको, बाज़ औक़ात याद आ जाता है कि एक ज़माने में बड़ी पाबंदियाँ होती थी, ज़ियाउल हक़ का माशाल्लाह था, बिल्कुल कंप्लीट पाबंदी थी जलसे जुलूस पर। तो लोग मज़ारों पर चले जाते थे दुआ मांगने के लिए, और वहाँ से गिरफ्तारी होती थी। अच्छा। और फिर उस ज़माने में शायद किसी ने शेर भी कहा था कि बुलंद हाथों में जंजीर डाल देते हैं, अजीब रस्म चली है, दुआ ना मांगे कोई। तो एक तरीका ये भी होता है आपका मुजाहरे करने का, ये भी नहीं कर पाए, दाता दरबार चले जाते, वहाँ दुआएं कर लेते, वो भी नहीं, वो भी एक तरीका होता है, वो भी नहीं कर पाए। कोई पॉलिटिकल तरीका इख्तियार नहीं किया उन्होंने, या तो इस्लामाबाद पर धावा बोलेंगे या कुछ नहीं करेंगे। देखिए उसके बाद आखिरी धावा के बाद अली अमीन गंडापुर के क्या किया है पीटीआई ने, कुछ नहीं कर सकी। 14 अगस्त को कुछ मुकामात पे आपको नजर आए, इसलिए नजर आए ना कि 14 अगस्त को लोग बाहर थे, जाके बीच में खड़े हो गए, जाके बीच में खड़े हो गए 15-20 गाड़ियां लेकर, ट्रैफिक जाम हो गया। तो इसका मतलब है कि जो पार्टी है वो शदीद टूट फूट का शिकार है, वहाँ ब्लॉक्स बन चुके हुए हैं, ग्रुपिंग हो चुकी हुई है, कोई किसी पर कहते हैं रिलाई नहीं कर सकता, ट्रस्ट नहीं कर सकता। तो ये आई थिंक ये पार्टी जो है ये अब पार्टी नहीं रही है, ये बंच ऑफ पीपल के ग्रुप्स हैं। हाँ, जब अगर खान साहब बाहर आते हैं तो यकीन उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, अगर कर सके। वो पहले भी नहीं कर पाए थे, पहले भी पार्टी में उनके यहाँ झगड़े थे, इख्तलाफात थे, लेकिन अब ये वक्त है कि वो आप अगर आते हैं, ना भी हैं तब भी अंदर से बैठकर कुछ ऐसी प्लान। देखिए खान साहब वाहिद पॉलिटिकल लीडर हैं जिनसे बहुत लोग मिलते हैं, जिनसे बहुत इतने लोग, ये लोग गलत कहते हैं कि नवाज शरीफ से 100 आदमी मिला करते थे, ऐसा कभी नहीं हुआ है। और बाकी जितनी गिरफ्तारियां हो रही हैं, उससे पहले इमरान खान के ज़माने में गिरफ्तारियां होती रही हैं। लेकिन ये वाहिद लीडर हैं जिनसे पॉलिटिकल लोग भी मिलते हैं, वकील भी मिलते हैं, घर वाले ही मिलते हैं, और सब पैगाम लेके बाहर आते हैं। अलीमा खान कुछ पैगाम लाती हैं, बैरिस्टर गौर कुछ पैगाम लाते हैं, सलमान अकबर राजा कोई और पैगाम लाते हैं। तो ये पैगामात के झगड़े हैं जो आपस में आज यहाँ तक पहुँचे। सर बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे नासिर बेग चुगताई साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, आज कमेंट कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी और नामवर जो कानूनदान हैं सलमान अकरम राजा, अपने अहदे से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। और ये भी कहा जा रहा है कि जब भी वो फिर जाएंगे बानी पीटीआई से मिलेंगे तो शायद ये जो फैसला है ये वापस ले लें। और मगर उन्होंने कहा है कि वो पार्टी के लिए जो है मुफ्त जो है अपनी सर्विसेज देने को तैयार हैं, और वो जो केसेस हैं वो भी उनके लिए लड़ेंगे। तो बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि पीटीआई जो है उसके अंदर जो एक ग्रुपिंग हो चुकी हुई है, फॉरवर्ड ब्लॉक्स बन चुके हुए हैं और बिल्कुल तनहा खड़ी हुई है। कोई भी जो चीज़ है, कोई भी जो एक पूरा मोटिव है या कोई भी एक नैरेटिव है वो सामने नहीं आ रहा, और इसके अलावा कोई भी शख्स जो है वो इसकी क़ियादत संभालने को या सामने फेस करने को नहीं आ रहा। तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन है पीटीआई के हवाले से। अब देखना यह है कि किस सिमत ये सिचुएशन बैठेगी। व्यूअर्स, हमने छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से हम वेलकम करते हैं। आज हम एक नहायत अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और वो मौजू है ओबेसिटी और बेबी फैट। अक्सर वालिदैन अपने बच्चों को कहते हैं ना कि गोल मटोल और भारी भरकम देकर खुश होते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है और उसे सेहतमंदी की अलामत समझते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि बचपन का ये ज़्यादा वज़न आगे चलकर ख़तरनाक मोटापे में तब्दील हो जाता है, जो ना सिर्फ जिस्मानी सेहत बल्कि ज़हनी नशोनुमा पे भी बहुत गहरा और बहुत बुरा
असर डालता है। दुनिया भर में बचपन का मोटापा तेज़ी से बढ़ रहा है और मुस्तकबिल में ये कहते हैं ना कि डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर्स और इसके साथ बार कहते हैं ना कि हार्मोनल डिसऑर्डर भी इसके कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल हो जाता है। सवाल यह है कि बेबी फैट जो है हमेशा ख़तरनाक होता है या कभी ये वक्त के साथ साथ खुद ब खुद जो है वो कम होता जाता है। वालिदैन को अपने बच्चों की सेहत मंद ग़िज़ा और तर्ज़ ज़िंदगी के लिए किन किन एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए और क्या करना चाहिए, इन तमाम चीज़ों पे आज हम रोशनी डालेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद राशिद खान साहब, जो कि हमें बताएंगे कि ये बेबी फैट जो है वो किस तरह हम ख़त्म कर सकते हैं। मैं आपको सर वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वहीना, क्या उम्मीद है आप खैरियत से होंगी? सर बिल्कुल हम खैरियत से हैं, लेकिन जो वालिदैन हैं वो बहुत परेशान हैं। हर घर का मसला ये है कि बच्चा मोटा है, और बच्चा मोटा ऐसे है कि एक होता है कि नॉर्मल मोटापा, मगर अब बच्चे ओबीस हो रहे हैं, बेहद मोटे हो रहे हैं। तो वजूहात क्या हैं, उन वजूहात की उनकी अलामत क्या हैं और हम कैसे कर्व कर सकते हैं? हिना देखें, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं अपने नाज़रीन को भी बोलूँगा। एक होती है जिसको हम कहते हैं बेबी फ़ैट। बेबी फ़ैट अल्लाह ताला ने क्यों रखी होती है? बेबी फ़ैट होती है ख़ास तौर पे आपके चीक्स में, और ये बच्चे को बेसिकली, क्योंकि जो वो बिल्कुल नौमौलूद होता है ना, वो तो क्या नाम है मदर फीड पर होता है, उसको सक करने के लिए एक्स्ट्रा पावर चाहिए होती है, तो अल्लाह ताला ने यहाँ उस वक्त उसको फ़ैट रख देता है। दिस इज़ द बेबी फ़ैट, ठीक है। यहाँ भी होती है, कुछ एब्डोमेन पे होती है। अब होता ये है, हमारे यहाँ बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ मुकाबले चलते हैं कि मेरा बच्चा इतना वज़न का है, मेरा मतलब क्या नाम है बेबी जो है वो 10 पाउंड का हुआ था, मेरा 12 पाउंड का हुआ था। तो दिस इज़ हाउ वी आर इन अ मैस। अब बेसिकली इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो ये है कि अगर आपका बेबी इस तरह का हुआ है या अगर उसको बेबी फैट है, तो विद द टाइम ऑफ पैसेज उसको जो है क्या पैसेज ऑफ टाइम उसको आहिस्ता आहिस्ता खत्म करने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली। और वो नॉर्मली अल्लाह ताला ने सिस्टम ऐसा बनाया होता है कि जैसे ही बच्चा वीनिंग पर आता है, माँ के दूध को छोड़ता है, तो वो चीज़ें सेटल होना शुरू हो जाती हैं। अब प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है कि हम बच्चों को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्या नाम है, अब आप फार्मूला मिल्क आए हुए हैं, वो उसमें भी लिखा होता है कि जी इसमें फैट्स हैं और ऐसे है, वो आपका बच्चा ज़रा मोटा नज़र आएगा। अब वो मोटा नज़र आने के चक्कर में हम लोग जो है ना वो उनको इसी तरह से वो खिलाते रहते हैं। बिल्कुल। अब उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि ये बच्चे जो है ना, अब एक और सवाल है कि बच्चे मोटे क्यों हो रहे हैं? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि अब उनका लाइफस्टाइल क्या है। आप देखें, जब हम जब के बच्चे थे, हमें तो हमारी माएँ घर में बैठने नहीं देती थी, हमें क्या नाम है वो डंडे पड़ते होते कि चलो जाओ बाहर जाके खेलो और इस तरह करो। अब के बच्चे जो हैं वो सिर्फ घर में रहते हैं, स्क्रीन देखते हैं, स्क्रीन, दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ स्क्रीन टाइम। अब वो जब स्क्रीन यूज़ करते हैं फिर उनको भूख लगती है फिर वो खाते हैं। अब उसमें खाना क्या होता है उनका? सारा जंक फूड होता है, उसमें आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, उसमें आपके पिज़्ज़ाज़ हैं, उसमें आपके शवारमाज़ हैं, इस तरह की सारी चीज़ें वो यूज़ करते हैं जो हाई कैलोरी डाइट्स हैं। अब उस हाई कैलोरी डाइट का एंड क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ फैट। जब फैट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है, फिर वो एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि जहाँ जो है ना वो क्या नाम है, कई दफ़ा डॉक्टर्स भी बेचारे कहते हैं जी अब हम क्या कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने उसको वहाँ से ही यू टर्न करवाना है, जहाँ हम देख लें कि अब एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं BMI, बॉडी मास इंडेक्स। अब बॉडी मास इंडेक्स हम कैसे देखते हैं? वो उसका जो वेट होता है उसको हम डिवाइड करते हैं उसकी हाइट से, ठीक है, मीटर स्क्वायर करके जी। तो अगर वो क्या नाम है 25 से 30 के दरमियान आ रहा है, हाँ। ठीक है, तो उसमें हम कहते हैं कि जी ये ओवरवेट है। अगर 30 प्लस आ रहा है इट मींस ही और शी इज ओबीस। अच्छा, अब एक और चीज़ है, अब हमारी बच्चियां जो हैं, हमारी बच्चियां भी जो हैं वो दे आर गेटिंग ओबीज ऑल्सो। द रीज़न इज़ वाई, अब आपके पास सहूलत है घर पे क्या नाम है खाना मंगवाने की, घर पे पिज़्ज़ा मंगवाने की, मतलब वो आप कॉल करते हैं और हर चीज़ ऐप्स पे अवेलेबल है। खेलना है तो उन्होंने वीडियो गेम ऐप पे खेल लेनी है। दिस इज हाउ इट इज, वी आर हैविंग अ जीरो एक्टिविटी। अब बच्चे जो हैं, जो ज़ाहिर है जब वेट बढ़ता जाएगा तो है ना उसका प्रॉब्लम ये होगा कि फिर वो मूव नहीं कर सकेगा। मतलब हमारे बच्चों को तो ये है कि वो ये चाहते हैं कि जी हम वॉशरूम में जो ना किसी बाइक पे जाए। तो दिस इज हाउ इट इज, लेजी, लेथार्जिक, बहुत ज्यादा हो गए हैं। और हमें प्रॉब्लम ये होता है, अब आप देखें इसकी एक्यूमुलेशन की वजह से अब उनको जो आगे जो आने वाले चैलेंजेस हैं उनको देखना पड़ता है। अच्छा, आप बिल्कुल बात सही कर रहे हैं राशिद खान साहब। ये भी बात है कि बॉडी शेमिंग, उसके बाद बुलिंग, उसके बाद उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर कितने चैलेंजेस आ रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। देखें, अब एक बच्चा जो ओबीज है ना,
अब के बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, जो ओबीज है ना वो बेचारा परेशान ही रहता है। परेशान किस लिए रहता है कि उसके फ्रेंड्स वगैरह उसका मजाक उड़ा रहे थे, वो देखो मोटू आ गया, मतलब अब वो मोटू इज़ द थिंग कि वो जो कहता है यार मैं पता नहीं मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, और एंड वो बजाय उसके सोल्यूशन की तरफ वो और फिर खाता है। जब वो डिप्रेशन में जाएगा, एक हमारे अंदर हार्मोन होते हैं जिसको कहते हैं कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जब निकलता है ना तो वो फिर आपको एक तबाही किस्म की भूख लगाता है, और फिर आप मीठा खा रहे होते हैं, मीठा पी रहे होते हैं, मतलब एंड यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ जंक इनसाइड। और ये बच्चों में बहुत कॉमन हो रहा है। दिस इज वेरी कॉमन। अब हमें बेसिकली उस बच्चे को हेल्प आउट करना है, उसको हमने लेके चलना है साथ कि नहीं, यू आर द पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, यू शुड नॉट बी लाइक दिस। और आप देखें, मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास जिस तरह के जो बच्चे आते हैं, जब हम उनको सेटल डाउन कर लेते हैं, जब चीज़ें उनकी बेहतर हो जाती हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल ही और बूस्ट अप हो जाता है। डॉक्टर साहब, पहले जो हमारी नानी दादी हैं, हम अगर घर के टिपिकल फैमिली की बात करें तो वो पहले ठुसवा के खाती हैं, देसी घी भी खा रही होंगी, हर तरह की चीज़ मुंह में बच्चे की डाल देंगी। बच्चा लागर होता है, वो बच्चा इतना से हेल्दी होता है। जब वो हेल्दी होता है तो वही लोग जो कह रहे होते हैं ये तुमने क्या कर दिया, ये तुमने क्या कर दिया। तो पेरेंट्स को कितने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं यहाँ। देखिए, मैं वही बता रहा हूँ, हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना, वही आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मतलब हमारी नानी दादियों ने भी हमें खिलाया हुआ है, और वो चूड़ियाँ बना बना के वो खिलाती थी हमें। अच्छा, लेकिन उस ज़माने में ये होता था कि हम लोग, हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत होती थी। मतलब हमें क्या नाम है, भाग भाग के हम जाते थे और काम करते थे। मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, इसमें ना इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना, हमारी जो बच्चों की जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है फिजिकल एक्टिविटी। वो बिल्कुल नील हो गई है, वो बहुत नील हो गई है। और अब आप देखें कि इस वक्त अराउंड 50% ऑफ पाकिस्तानी किड्स दे आर ओबीज एंड ओवरवेट। अच्छा, yes, 50% है पाकिस्तान में जो कि मोटापे में है। जी बिल्कुल बच्चों की। और हमें इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए, बिकॉज दिस इज द अपकमिंग चैलेंज। और देखो है ना, इसका प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अब इसका बेसिकली रिजल्ट क्या निकल रहा है। यही बच्चे आगे जाके डायबिटिक हो रहे हैं, यही बच्चे आगे जाके कार्डियक पेशेंट बन रहे हैं, यही बच्चे आगे जाके पीसीओएस, जो बच्ची हैं हमारी, उनको औलाद नहीं होती इस वजह से कि वो पीसीओएस में चली जाती हैं। तो बेसिकली हमें यहीं से उसको सेटल डाउन करना चाहिए कि हम उम्र से रोक देना चाहिए। यहाँ से हम करेंगे तो चीज़ें ठीक होंगी। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, 2020 में आई विजिटेड ईरान। ठीक है। वहाँ मैं देख के, मैं अपने क्या नाम है लोगों को भी बताना चाहता हूँ, वहाँ मैं देखकर हैरान हो गया। वो पूरी कौम 2 टाइम खाना खाती है, ओनली 2 टाइम्स। सुबह का नाश्ता वो तबाही का करते हैं, जैसे करने का हक होता है। उसके बाद देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ लंच एट ऑल। ठीक है, लंच पे अगर किसी ने कुछ खाना भी हो तो वो ऐसे ही, वो क्या नाम है, वो सैलेड को कचूमर सैलेड ले लेगा, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। फिर कुछ लोग जो हैं असर से मगरिब, कुछ लोग मगरिब से इशा, इसके दरमियान दे आर टेकिंग द डिनर। अच्छा, अब उनका डिनर क्या होता है? मैं आई वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम द उस कॉम से मैं बड़ा इंस्पायर हुआ था। इतना बोल जो है ना, वो कचूमर सलाद का माँ हर बच्चे को देती है और हर घर वाले को देती है। वो पहले वो खाती है, उसके बाद जो बाकी भूख रह जाती है उसमें वो अपना खाना लेते हैं। और आपको पता है कि इस वक्त ईरान जो है इज ऑन द 75th नंबर इंटरनेशनली। मतलब मैं वहां देख के हैरान हो गया, कोई मुझे ओबीज नजर नहीं आया, कोई मुझे ओबीज नजर नहीं आया। भाग भाग के काम करते हैं, बच्चियां भी उनके, बच्चे भी उनके। दैट इज हाउ इट वाज। सो दैट इज, सो यही वो लोग हैं, क्या नाम है ना, जिन्होंने आगे जाके कौम को संभालना। बिल्कुल हमारी जनरेशन है भाई, exactly. उसके हमने बिल्कुल उस पे काम करना है। हमारी फ्यूचर जनरेशन है, वी शुड बी वेरी सीरियस अबाउट इट। ठीक है। अच्छा, वालिदैन को कौन से इंडिकेटर्स मिलते हैं बच्चा ओबेसिटी की तरफ जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। और ओबीस बच्चे और बेबी फैट को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना, जिस पे हम अक्सर नज़रअंदाज कर जाते हैं, बच्चे लेज़ी होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब वो बच्चा जो है जिसने क्या नाम है रात भर उसने गेम भी खेलनी है वो वीडियो के ऊपर, और वो सारी स्क्रीन टाइम देना है उसको, फिर जिस तक नींद आएगी वो सो जाएगा। अब उसके बाद जब वो सुबह स्कूल के लिए फ्रेश उठना होता है ना, वो उठता नहीं है। माँ उसको क्या नाम है झाड़ है, ना उठता है, ना खाता है सही, ना पीता है। वो खाएगा तो बहुत खाएगा, नहीं खाएगा तो नहीं खाएगा। फिर वो ये है कि हाँ, वो माँ जो है ना वो कह रही होती है पता नहीं मेरे पुत्र को की हो गया। अब वो हमारे पास आती है, डॉक्टर साहब पता नहीं भूख नहीं लगती, परेशान रहता है, इनको हिसाब ही नहीं करता, हर वेले मोबाइल से बैठा रहता है। सो वी नीड टू टेक दिस थिंग वेरी सीरियसली। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर मोहम्मद राशिद खान, इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट, स्पेशल बच्चों पे काम कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि 50% की
की जो आबादी है पाकिस्तानी बच्चों की वो ओबीस है, मोटापे का शिकार है। अगर इस चीज़ को आपने कर्ब करना है तो छोटी उम्र से ही इस चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता मोटापे को काटना शुरू करें और खुराक ऐसी दें जो कि बच्चों के लिए सेहत की अलामत हो। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, एक आपसे बात शेयर करते हैं। कहते हैं ना कि इमोशंस और एक्सप्रेशन और एक कहते हैं ना कि जज्बा कितना इंपॉर्टेंट होता है, और इम्पॉर्टेंट तब होता है जब शादी होती है। तो शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसे मोहब्बत और ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी समझा जाता है। वो लम्हा जब दो दिल एक दूसरे के साथ ज़िंदगी भर का वादा करते हैं, ख्वाब बुनते हैं, मुस्तकबिल के मंसूबे बनाते हैं और एक दूसरे के साथ जीने और मरने के कस्में भी खाते हैं। लेकिन गज़ा की मिट्टी पर यह ख्वाब जो है लहू में तब्दील हो गया। अल जज़ीरा की फ़ोटो जर्नलिस्ट मोहम्मद सलामा, जो चंद ही दिन बाद अपनी साथी सहाफ़ी मिला अजूर के साथ निकाह के बंधन में बंधने वाले थे, उनका ख्वाब अधूरा रह गया। मोहम्मद सलामा ने कैमरा उठाया था ताकि दुनिया दिखा सकें कि फ़लस्तीन के लोगों पर क्या गुजर रही है। वो हर तस्वीर में जुल्म की हकीकत दिखाते रहे और इसी की कीमत अपनी जान देकर अदा की उन्होंने। गज़ा के अल नसर हस्पताल में इसराइली बमबारी में मोहम्मद सलामा शहीद हो गए। ज़िंदगी भर साथ निभाने का वादा, चंद दिनों की दूरी और फिर हमेशा की जुदाई। कहते हैं ना कि वो लड़की जिसने ख्वाब देखा था कि मोहम्मद सलामा जो है उसके साथ एक नया सफ़र शुरू करेंगे, लेकिन उसका जो मकसद था और वो जो उसका जो ख्वाब था वो दुल्हन की बजाय एक शहीद के जनाजे के साथ खड़ी होकर जो है वो भी पूरा ना हो सका। बाला ने आंसू की बजाय जो है हौसले के साथ जो है अपने शरीक हयात को आखिरी सफ़र पर रवाना किया। ये सिर्फ मोहम्मद सलामा की कहानी नहीं, इस हमले में सहाफ़त के कई चिराग बुझा दिए गए। रॉयटर्स के कैमरामैन हसामुल मिस्री, एसोसिएट प्रेस और डी इंडिपेंडेंट की रिपोर्टर मरियम अलबरका और NBC जो है के सहाफ़ी अबुल तोरा कुदस न्यूज़ के अहमद अबू अज़ीज़, वो सब जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बग़ैर सच दिखाने की हिम्मत की। गज़ा की मिट्टी गवाह है कि यहाँ कलम और कैमरा अभी इसराइल के हथियारों का निशाना है। यहाँ ख्वाब मर जाते हैं, शादियाँ रुक जाती हैं और ज़िंदगियाँ जो हैं अधूरी रह जाती हैं। मोहम्मद सलामा उन जैसे शोहदा ने दुनिया को ये पैगाम दिया है कि हम अपनी जान दे सकते हैं लेकिन सच को दफन नहीं होने देंगे। तो कहते हैं ना कि जो खुशी के जो लम्हात बनने वाले थे वो एकदम दुख के साए में तब्दील हो गए। ये दुख जो है उन तमाम घरों में उनके आग जो है, उनके चिराग जो है वो बुझ गए, जिन जो है घरों में जो है शादियाना बजने वाले थे। तो कहते हैं ना कि इसराइली बमबारी का जो निशाना बनने वाले तमाम सहाफ़ी और उनका जो पूरा ग्रुप था, कहते हैं ना कि एक तरह से पूरी दुनिया में सहाफ़त की जितनी भी फ्रेटर्निटी उसमें सोग जो है वो फैला दिया। और वो सोग जो है सिर्फ कहते हैं कि फ़लस्तीन का नहीं है, वो सोग जो है गज़ा का नहीं है, वो सोग पूरी मुस्लिमा का है। उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बहुत अहम पैगाम है कि कम अज़ कम जो है कुछ बेचारों को तो जीने दें। तो हम दुआ गो हैं गज़ा की पट्टी के लिए, हम दुआ गो हैं फ़लस्तीन के लिए। अल्लाह ताला उनकी मदद करे, उन पर रहम करे और हम सब के लिए, हम सब उम्मत मुस्लिमा जो है बढ़ चढ़ कर उनके लिए हेल्प कर सकें। छोटी सी हम अब हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और स्पेशली हमारे सोशल पेजेस पे जाइए न्यू पाकिस्तान पे और जाके कमेंट ज़रूर कीजिए, हमारी स्टोरीज़ को लाइक करें, वीडियोज़ को भी लाइक करें और शेयर करें। आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा और अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दें। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।